हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 200 से लेकर अनुच्छेद 245 तक देखेंगे। तो इसमें कई भाग मिलेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 202, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, ये राज्य के बारे में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्राक्कलन से संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक के बारे में अनुच्छेद 204 में बताया गया है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अनुदान, जिस प्रकार से केंद्र में ये सब अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान प्रक्रिया थी, उसी प्रकार से सेम प्रोसेस राज्य सरकार के भी हैं। इसमें अनुच्छेद 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवावानुदान ये सभी वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 207 में विशेष उपबंध किए गए हैं वित्त विधेयकों के बारे में। ओके, अगला है, इसमें साधारण नियम प्रक्रिया के हो गया। अनुच्छेद 208 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 209 में विधानमंडल में वित्तीय कार्यों से संबंधित जो नियम हैं, ओके, विनियमन। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है विधानमंडल में, ये अनुच्छेद 210 में बताई गई है। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, जो चर्चा की जा रही है, इस प्रकार से किस प्रकार से बंधन लगाया जा सकता है, इसके बारे में। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की जो प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे अगला है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार से राज्य में अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्राप्त है। ओके, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस में है? अनुच्छेद 213 में। जिस प्रकार से अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल अनुच्छेद 213 में है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों राज्यों के उच्च न्यायालय जो राज्य के हैं उसके बारे में। जिस प्रकार से अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। ओके, उसी प्रकार से अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। ओके, हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 215 उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। जिस प्रकार से अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अभिलेखी न्यायालय है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 215 उच्चतम या हाई कोर्ट के लिए एक अभिलेखी न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके पद की शर्तें, ये सब वर्णन किया गया अनुच्छेद 217 में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। जो कुछ उपबंध हैं वह उच्च न्यायालय पर किस प्रकार से लागू होंगे, अनुच्छेद 218 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। दोस्तों, अनुच्छेद 219 में इसमें शपथ दिलाया जाता है। तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल जो होता है वह राज्य के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है उसको शपथ दिलाता है। ओके, अगला है अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अगर कोई न्यायाधीश अस्थायी तौर पर काम कर रहा है तो वह किसी और के लिए कोई कार्य नहीं करेगा या कोई व्यवसाय नहीं करेगा, इस पर वह रोक लगाता है। अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 221 इसमें न्यायाधीशों के वेतन आदि के भत्ते जो है अनुच्छेद 221 में वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय को हस्तांतरण या ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जाना अनुच्छेद 222 में वर्णित किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो चुका हो, उसके स्थान पर एक कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यह अनुच्छेद 223 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ओके, अगला है अनुच्छेद 224 का। अनुच्छेद 224 में न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, इसका वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में
सेवानिवृत्त या जो रिटायर जज होते हैं वो भी किस प्रकार से भाग लेते हैं। उसी प्रकार से अनुच्छेद 224 में न्यायालय का जो राज्य का न्यायालय है या हाई कोर्ट है उसमें भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता, उच्च न्यायालय के जो अधिकार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 226 यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह हाई कोर्ट को कुछ भी करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ओके, अगला है अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 में अधीक्षक की उच्च न्यायालय की शक्ति, जो अधीक्षक की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है, ये अनुच्छेद 227 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र होता है। जैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कुछ न्यायालय क्या होता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, यह अनुच्छेद 228 में वर्णित किया गया है। 229 अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा उनका व्यय जो होता है उनके बारे में अनुच्छेद 229 में बताया गया है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार किस प्रकार से होगा, अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। जैसे दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़, दिल्ली, ये सभी, दिल्ली का तो अपना हाई कोर्ट है, लेकिन दादर नगर हवेली का दमन दीव ये सभी गुजरात हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं मुंबई में। ओके, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत उसी प्रकार से जो 7 सिस्टर होते हैं, जो 7 राज्य हैं से पूर्वोत्तर के, उनके असम गुवाहाटी में सभी के हाई कोर्ट लगाते हैं। ओके, उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालय। दोस्तों हाई कोर्ट से छोटा न्यायालय जो होता है अधीनस्थ या जिले का, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह हर जिले में होता है जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। अनुच्छेद 233 का में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा निर्णयों का आदि जो विधिमान्यकरण है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा के लिए या न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, जो जिला न्यायाधीश हैं उनके अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनकी भर्ती किस प्रकार से होगी, अनुच्छेद 234 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है अनुच्छेद न्यायालय के न्यायाधीशों पर या अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किस प्रकार से हो गया, यह अनुच्छेद 235 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 236 में यह निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 236 में न्यायालय में किस प्रकार से निर्वाचन प्रक्रिया होगी। ओके, अगला है अनुच्छेद 237 अनुच्छेद 237 में वर्णन किया गया है कुछ वर्गों या वर्गों के लिए मजिस्ट्रेटों पर इस उपाध्याय या अध्याय में उपबंध लागू होगा या लागू होना, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध को लागू होना यह वर्णित किया गया। ओके, भाग 8 इसमें देखते हैं संघ और राज्य के बारे में। अभी तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और राज्य के बारे में जान लिया। अब जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से होगा इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 239 का। अनुच्छेद 239 का में राज्य क्षेत्रों के लिए अस्थायी विधानमंडल या मंत्रि परिषद या दोनों का सृजन होगा, अनुच्छेद 239 में किया गया है। अनुच्छेद 239 का। अनुच्छेद 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 239 के क में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दशा में या संवैधानिक जो सरकार चल रही है अगर वह भंग हो जाती है उस दशा में क्या उपबंध किए जाएंगे, अनुच्छेद 239 के क में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 239 के ख में विधानमंडल में या विधानमंडल के विश्रांति काल का वर्णन या अध्यादेश प्रख्याप्ति प्राप्त करने के लिए प्रशासन की शक्ति के वर्णन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 240 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को होगी। जो कानून बनाए जाते हैं विनियमन, वह अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होंगे, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। ओके,
अगला है भाग 9। भाग 9 दोस्तों पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 243 इसमें किस प्रकार से पंचायत होगा उसकी परिभाषा वर्णित की गई है। ओके, परिभाषा किस में है? अनुच्छेद 243 में परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा कौन कौन सी किस प्रकार से ग्राम सभा होंगे इसमें वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 239 के ख पंचायतों का गठन किस प्रकार से होगा। अनुच्छेद 243 के ग पंचायतों की संरचना इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 239 के घ स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 का अंगा पंचायतों की अवधि आदि के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 च सदस्यों के लिए क्या अहर्ताएँ होंगी उसके बारे में। अनुच्छेद 243 के छ पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का होंगे उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 के ज पंचायतों द्वारा कर आरोपित किए जाने की शक्ति और उनमें जो कानून बनाए जाएंगे उसके बारे में पंचायत के द्वारा किए जाएंगे। अनुच्छेद 243 के झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 के घ में भी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 की यहाँ पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। ओके, अनुच्छेद 243 के ट पंचायतों के लिए निर्वाचन किस प्रकार से होंगे इसके बारे में। अनुच्छेद 243 के ठ संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 के अंग इस भाग के कतिपय क्षेत्र लागू नहीं होना। जो कुछ क्षेत्र हैं इसके अलग उन पर लागू नहीं होना। ओके, चलिए 243 के अंग 243 का ढ विद्यमान विधायी शक्तियों और पंचायतों का बना रहना। विधायी शक्तियां जो हैं उसके बारे में और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 के अंग अड़ा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। हस्तक्षेप कौन करेगा? न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अगला क्वेश्चन भाग 9 के क भाग 9 के में जो पंचायत था और भाग 9 के क में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। इसमें है अनुच्छेद 243 के ता इसमें भी अनुच्छेद 243 के ता में नगर पालिका का वर्णन किया गया। इसका परिभाषा क्या होगी उसके। अनुच्छेद 243 के था नगर पालिकाओं का गठन किस प्रकार से होगा। अनुच्छेद 243 के द नगर पालिकाओं की संरचना किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 243 के ध वार्ड समितियों और आदि का गठन और संरचना किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 243 के न स्थानों का आरक्षण किस प्रकार से होगा, कहाँ कहाँ पर आरक्षण होगा। अनुच्छेद 243 के प नगर पालिकाओं की अवधि आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के फ सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होंगी। अनुच्छेद 243 के ब नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या होंगे उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 के भ नगर पालिकाओं द्वारा आरोपित करने की शक्ति और उनके नियम कानून क्या होंगे उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 के म इसमें वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 के य नगर पालिकाओं के लेखकों की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 के य और क य के बाद दोस्तों फिर क शुरू हो जाता है। य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, यहाँ पे निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 की य ख संघ राज्य क्षेत्र को लागू करना। अनुच्छेद 243 के य ग कतिपय क्षेत्र लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। अनुच्छेद 243 के य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 के य ड महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 के य च विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 की य छ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। 243 तक दोस्तों संपूर्ण हो गया। अब देखते हैं भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया और इन पर किस प्रकार से प्रशासन होगा इस सब के वर्णन किया गया। अनुच्छेद 244
अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 244 के का असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने के लिए एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए अस्थायी विधानमंडल, मंत्रि परिषद या दोनों का सृजन करना अनुच्छेद 244 का में वर्णित किया गया है। ओके, अगला है अनुच्छेद, अब भाग आ जाता है भाग 11, संघ और राज्य के बीच में किस प्रकार से संबंध होंगे, किस प्रकार से शक्तियां बंटवारा होगी, उसके बारे में। अध्याय 1 में विधायी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 में बताया गया है संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार होगा, अनुच्छेद 245 में। अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधि जो विधायी शक्तियां हैं उनके विषय में या विषय वस्तु के बारे में वर्णित किया गया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।